नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। राज्यसभा में गतिरोध के बीच एनआरआई विवाह रजिस्ट्रेशन बिल सहित 2 विधेयक पेश। कांग्रेस और टीडीपी समेत विपक्षी दलों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर शून्यकाल और प्रश्नकाल को किया बाधित। कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। – 2030 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोटेक सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन। बाजार और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कीमतों में संतुलन पर जोर। – 3 महीने में तय हो अल्पसंख्यक शब्द की नई परिभाषा। राज्यवार आबादी के हिसाब से दिशा निर्देश तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से तीसरे दिन भी पूछताछ। शनिवार और रविवार को भी सीबीआई ने राजीव कुमार से की थी लंबी पूछताछ। मामले की सीबीआई जांच की निगरानी से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में खतरे में करोड़ों जिंदगियां। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व सतत विकास सम्मेलन कार्यक्रम को किया संबोधित। चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर। राज्यसभा में आज भी गतिरोध की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित रही। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभा पटल पर कई मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे गए। इसके बाद केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने अनुसूचित जनजाति से जुड़ा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। गतिरोध के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2019 पेश किया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीडीपी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अवरोध पैदा किया। कांग्रेस और टीडीपी के सांसद इस दौरान वेल में आ गए, जिसकी वजह से कार्यवाही में अवरोध आया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन चलाने की बार-बार अपील की। आखिरकार सभापति को सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। We are not discussing the bill. It is only for introduction. One has to understand this. Simple. See, I have received some notice under 267. I have not admitted them. They can be discussed in President's address. Really, it seems to be the misfortune of the people that they have a situation like this. I can't help it. I am adjourning the House to meet at 2 p.m. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विश्वविद्यालयों में लागू 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल में सदन में समाजवादी पार्टी और बीएसपी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन में कहा कि सरकार आरक्षण के पक्ष में है और सभी को सामाजिक न्याय देगी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है। सरकार की ओर से कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली जा रही है और अगर ये याचिका खारिज भी हो जाती है तो सरकार इसके लिए अध्यादेश या विधेयक लेकर आएगी। हालांकि गतिरोध की वजह से सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। मैं आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ओबीसी एससी कम है, इस रोस्टर को उल्टा कर दीजिए। पहला पद एससी, दूसरा पद एससी, तीसरा पद ओबीसी, चौथा पद अनरिजर्व, जिससे कि जो बैकलॉग है, जो उपेक्षा है, जैसे प्रोफेसर में एक भी ओबीसी नहीं है, एससी एसटी का भी यही दुर्दशा है, जिससे आने वाले समय में ओबीसी एससी और एससी को समुचित न्याय मिल सके। कुर्सी बचाने के प्रयास करते हैं। मेरे मित्र धर्मेंद्र जी को बताना चाहता हूं कि सरकार आरक्षण की पक्षधर है और भर्ती होगी। 200 पॉइंट रोस्टर जो पहले था वैसे ही होगी, 13 पॉइंट रोस्टर से नहीं होगी। और जब तक हमारा निर्णय या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसके बारे में आता है, तब तक नियुक्तियां नहीं होगी, यह हम सुनिश्चित करेंगे। और भर्ती पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का आरक्षण पूरा लागू होगा। 200 पॉइंट रोस्टर लागू होगा। यूनिवर्सिटी एज वन यूनिट वैसे ही लागू होगा। और ये ज्यादा से ज्यादा भर्ती जैसे ये प्रक्रिया समाप्त होती है तुरंत शुरू करेंगे और पूरी स्पेशल कैंपेन भी चलाएंगे।
फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता पंचानन मिश्रा का, जो कि हमारे साथ संसद भवन परिसर से जुड़े हुए हैं। पंचानन, राज्यसभा की बात करें तो गतिरोध के बीच एनआरआई विवाह रजिस्ट्रेशन बिल सहित 2 विधेयक पेश तो हो गए, लेकिन देख रहे हैं कि कांग्रेस और टीडीपी समेत विपक्षी दलों का गतिरोध अलग अलग मुद्दों को लेकर थम नहीं रहा है। फिलहाल अब क्या उम्मीद की जाए अगले हाफ में? प्रीति, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अब जो 3 दिन आखिरी के बचे हुए हैं, ये आखिरी अंतिम बजट सत्र है, इसमें कार्रवाई चलेगी और जो एक बड़ा एजेंडा लगा हुआ है, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा है, धन्यवाद प्रस्ताव पर, उसके साथ ही अंतरिम बजट पर चर्चा है, वित्त विधेयक को पारित किया जाना है। उसके अलावा कई अहम बिल भी हैं जो सरकार के एजेंडे के हैं, उनको पारित कराने की। और कोशिश भी हुई थी कि 11 बजे जब सभापति ने कहा कि हाउस को चलने दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने, जो उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, उसके अलावा जो एक बिल पेश किया गया यहाँ पर, जो एनआरआई जो शादियों को लेकर, वो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का विरोध था और उनका कहना था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर कार्यवाही बाधित हुई। अब सभापति ने कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया है और अब कोशिश ये है कि कम से कम राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो सके और साथ में जल्दी ही बजट पर भी चर्चा शुरू कराई जा सके, क्योंकि अब अगले 2 दिनों का वक्त ही बचा हुआ है। अब हमको ये देखना होगा कि क्या कोई सहमति बन पाई है इस बीच में सरकार और विपक्ष के बीच में, और इन मुद्दों को लेकर क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाया है। और क्योंकि जैसा हमको पता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में भी आज गतिरोध हुआ और उसके बाद बजट पर चर्चा वहां पर चल रही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वहां पर जवाब दिया जा चुका है, तो राज्यसभा में क्या ये चर्चा चल पाएगी, इसका इंतजार है। बिल्कुल, देखते हैं अब अगले हाफ में किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है और गतिरोध टूटता है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन, आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। राफेल डील पर सीएजी रिपोर्ट से पहले कांग्रेस ने सीएजी राजीव महर्षि पर हितों के टकराव का आरोप लगाया है, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सीएजी पर हितों के टकराव संबंधी कांग्रेस के आरोपों को झूठ पर आधारित बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ के आधार पर अब सीएजी जैसी संस्था पर कलंक लगा रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि संस्थाओं को नष्ट करने वालों का अब झूठ के आधार पर सीएजी की संस्था पर एक और हमला। उन्होंने लिखा कि सरकार में 10 साल रहने के बाद भी यूपीए के पूर्व मंत्रियों को यह भी नहीं पता कि वित्त सचिव सिर्फ एक पद है जो वित्त मंत्रालय में वरिष्ठतम सचिव को दिया जाता है और आर्थिक मामलों के सचिव का रक्षा मंत्रालय के खर्च से जुड़ी फाइलों में कोई भूमिका नहीं होती। रक्षा मंत्रालय की फाइलों को सचिव एक्सपेंडिचर देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ है और राजीव महर्षि को। इससे पहले कांग्रेस ने बयान जारी करके सीएजी राजीव महर्षि द्वारा राफेल सौदे के ऑडिट के हितों के टकराव का मामला बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि तत्कालीन वित्त सचिव के तौर पर वो इस वार्ता का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें ऑडिट प्रक्रिया से खुद को अलग कर लेना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि महर्षि 24 अक्टूबर 2014 से लेकर 30 अगस्त 2015 तक वित्त सचिव थे और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल 2015 को पेरिस गए और राफेल करार पर दस्तखत की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर रक्षा बलों, न्यायपालिका और रिजर्व बैंक के खिलाफ फर्जी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देश और इसकी संस्थाओं को संस्था बर्बाद करने वालों से बचाने का समय आ गया है। जेटली ने फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया कि कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारें रिजर्व बैंक, न्यायपालिका और सीबीआई जैसी संस्थाओं में हस्तक्षेप करती रही थी। उन्होंने संस्थाओं पर हमले, नया झूठ शीर्षक से लिखे पोस्ट में कहा कि पिछले 2 महीने में कई फर्जी अभियान चले जिन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिकता। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए जेटली ने कहा कि राफेल पर उनके 2 भाषण प्रधानमंत्री के प्रति उनकी निजी नफरत पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रोजाना संसद के दोनों सदनों को बाधित करने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री ने आज ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पेट्रोटेक प्रदर्शनी में शामिल होने वाली कंपनियों और देशों के प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अग्रणी एजेंसियां आने वाले सालों में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। India is the fastest growing large economy in the world. Leading agencies such as IMF and World Bank project the same trend
to continue in the coming years. In an uncertain global economic environment, India has shown tremendous resilience as an anchor of the world economy. India recently became the 6th largest economy in the world. According to a recent report by 2013, India could be the 2nd largest world economy. कच्चे तेल के चढ़ते उतरते दामों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सामाजिक आर्थिक विकास का इंजन है और हमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित मूल्य निर्धारण की दिशा में बढ़ना होगा। उन्होंने तेल और गैस के क्षेत्र में पारदर्शी और लचीले बाजार को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हीं तरीकों से मानवता की ऊर्जा जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है। More than 1 billion people across the globe still do not have access to electricity. Many more do not have access to clean cooking fuel. India has taken a lead in addressing these issues of energy access. In our success, I see hope for the world that problems of energy availability can be suitably addressed. People must have universal access to clean, affordable, sustainable and equitable supply of energy. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया है। 12 फरवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में देश के तेल और गैस क्षेत्र में हाल के बाजार और निवेशकों के अनुकूल विकास को दर्शाया जाएगा। पेट्रोटेक 2019 में साझेदार देशों के 95 से अधिक ऊर्जा मंत्रियों और लगभग 70 देशों के 7,000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। पेट्रोटेक 2019 प्रदर्शनी में मेक इन इंडिया और अक्षय ऊर्जा थीम पर विशेष क्षेत्रों के साथ साथ 40 से अधिक देशों के लगभग 750 प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वृंदावन में चंद्रोदय मंदिर में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा भोजन की 3 अरबवीं थाली परोसे जाने के सिलसिले में पट्टिका का अनावरण किया। अक्षय पात्र मध्याह्न भोजना योजना के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करता है। अपनी 19 साल की यात्रा में अक्षय पात्र फाउंडेशन ने 12 राज्यों के 14,702 स्कूलों में 17,60,000 से ज्यादा बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराया है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1500 बच्चों से ये अभियान शुरू हुआ था और आज 17 लाख बच्चों को पोषक आहार से जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब बदली परिस्थितियों में पोषकता के साथ पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन बच्चों को मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के हर बच्चे तक पहुंचने का लक्ष्य लिया गया है। अब तक इस मिशन के तहत देश में लगभग 3 करोड़ 40 लाख बच्चों और करीब 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस गति से काम हो रहा है उससे तय है कि संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। स्वास्थ्य का संबंध, सीधा संबंध पोषण से है, हमारे खाने पीने से है। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक पहुंचाने में सफल हुए तो अनेक जीवन बच जाएंगे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने पिछले वर्ष राजस्थान के झुंझुनू से देश भर में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन की गंभीरता को देखते हुए पिछले वर्ष सितंबर के महीने को पोषण के लिए ही समर्पित किया गया था। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे
सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व सतत विकास सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सतत विकास दुनिया के सभी देशों का साझा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर सीमाओं के परे है और पूरी दुनिया का भविष्य गहराई के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा है। इसलिए हम सभी को एक समान सहयोग के उपायों को विकसित करना चाहिए। वैदिक दर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ही प्रकृति के साथ मानव संबंधों पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने आज करोड़ों जिंदगियों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। साथ ही कहा कि सतत विकास समावेशी विकास है, जिसमें टिकाऊ खेती, टिकाऊ शहरीकरण, सतत ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन शामिल है। उन्होंने भारत और फ्रांस की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सबसे अहम कदम बताया। Sustainable development is inclusive development. Let us not forget that more immediate impacts of climate change are felt by developing countries because of higher dependence on climatic variables, especially when it comes to agriculture and their limited capacities to adopt. In India, 54% of the people still depend on agriculture. Agriculture is our basic culture. So the government is also focusing enough attention to this issue of sustainable agriculture. The marginalized and vulnerable sections of the world population are highly susceptible to climate-induced tragedies. Therefore, in pursuance of the United Nations Sustainable Development Goals, granting these groups of people climate justice must be one of our primary goals. My dear sisters and brothers, sustainable development includes sustainable agriculture. India is focusing on this aspect very sharply. Inconsiderate use of groundwater for irrigation has led to drying up of aquifers. Reckless use of pesticides have degraded soil quality, polluted groundwater, and has destroyed biodiversity, threatening our food security. There is a need to make use of endless possibility of biotechnology and nanotechnology to develop a range of green products, including nano-fertilizers. We should move towards more efficient systems of irrigation with more crop per drop as our mantra. Greater thrust has to be placed on organic farming and the use of natural means of pest control. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से शिलांग में आज तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी ने कल इन दोनों आरोपियों को शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटाले के सिलसिले में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने से पहले शारदा चिटफंड घोटाले की जांच राजीव कुमार की अगुवाई में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जांच दल कर रहा था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राजीव कुमार ने इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से अल्पसंख्यक शब्द की नई परिभाषा के प्रतिवेदन पर 3 महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय से अल्पसंख्यक पैनल में अपने प्रतिवेदन को फिर से दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि राष्ट्रव्यापी जनसंख्या आंकड़ों के बजाय राज्य में एक समुदाय की जनसंख्या के संदर्भ में अल्पसंख्यक शब्द को फिर परिभाषित करने और उस पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी आज पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक रोड शो कर रही हैं। इस रोड शो में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। इनके अलावा कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेता भी इस रोड शो में प्रियंका का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस के इस रोड शो को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस रोड शो से भारी उत्साह है। प्रियंका गांधी को पिछले महीने ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, जहां वो न सिर्फ चुनावी अभियान करेंगी बल्कि बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं का मिजाज भी समझेंगी। भारत सरकार ने नोट छापने और सिक्कों की ढलाई करने वाली भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड यानी SPMCIL को मौजूदा मुनाफे से 10 गुना ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नई सोच पर काम करने की सलाह दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि SPMCIL दुनिया के देशों के लिए सिक्कों की ढलाई के लिए कोशिश कर रहा है और भारत के पास अफ्रीका और यूरोपीय देशों को निर्यात की क्षमता है।
रविवार को उन्होंने SPMCIL के 13वें स्थापना दिवस पर कहा कि सिक्कों की ढलाई, नोटों और डाक टिकटों की छपाई के बड़े ठेके हासिल करने के लिए विदेशों में व्यापक संपर्क कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष में 630 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनी को देश भर में स्थित 9 प्रोडक्शन यूनिटों को भी हाईटेक बनाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि इसे निर्यात ठेके मिल सके। बातचीत शुरू की है कि मिंट करके कॉइन्स हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें, पर एक आध कंट्री क्यों, आप तो पूरे अफ्रीका के 55 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने की कल्पना से आगे बढ़िए। यूरोप में आज कॉइन्स मिंट करना मैं समझता हूँ हमारे से 10 गुना ज़्यादा महंगा होता होगा। वहाँ पे बातचीत शुरू करें। वी शुड हैव अ ह्यूज आउटरीच प्रोग्राम, कैसे हम विदेश में अपनी प्रिंटिंग से करेंसी नोट्स, कॉइन्स, पोस्टल स्टैम्प्स, हर एक क्षेत्र में आज विश्व में संभावनाएं हैं। भारत की क्षमता है, भारत में आप सबकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इसमें अब छोटी एम मत करिए, थिंक ऑफ अ बिग जंप। बात खास शख्सियत की। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि समाज के सामने अंत्योदय का अभीष्ट लक्ष्य उन्होंने ही तय किया। उनका आर्थिक चिंतन सर्वस्पर्शी है और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उनका अंत्योदय और एकात्म मानववाद लाखों लोगों को प्रेरित करता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस कार्यक्रम में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक ऐसी पार्टी की परिकल्पना की जिस पार्टी का आधार नेता ना हो बल्कि कार्यकर्ता और संगठन हो। उन्होंने एक ऐसी पार्टी की कल्पना करी जो पार्टी के चलने का आधार नेताओं का ऑरा न हो, वो पार्टी के चलने का आधार वो पार्टी का कार्यकर्ता और वो पार्टी का संगठन हो। इस प्रकार की पार्टी की रचना दीनदयाल जी ने। इन्होंने एक ऐसी पार्टी की कल्पना करी जो पार्टी जब चुनाव के मैदान में जाती है तो चुनाव जीतने के ओछे प्रकार के हथकंडों के आधार पर पार्टी चुनाव न जीते, विचारधारा की स्वीकृति और संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव जीते, इस प्रकार की पार्टी की रचना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन भर अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्रवादी तो थे ही, इसके साथ ही साथ भारतीय राजनीति के पुरोधा भी थे। दीनदयाल की मान्यता थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। एक नजर उनके जीवन सफर पर। भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को ब्रज के पवित्र क्षेत्र मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय इंटरमीडिएट की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास करने के बाद बीए की शिक्षा के लिए कानपुर आ गए, जहां 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के सृजन के लिए गोलवलकर से आदर्शवादी और देशभक्त नौजवानों को उपलब्ध कराने के लिए सहायता मांगी। इस राजनीतिक घटनाक्रम में पंडित दीनदयाल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 21 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया और नई पार्टी की राज्य इकाई भारतीय जनसंघ की नींव डाली। 1955 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बन गए। पंडित दीनदयाल में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा में वो दिन भी आया जब 1968 में विनम्रता की मूर्ति इस महान नेता को दल के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित किया गया।
लखनऊ में उन्होंने राष्ट्रधर्म नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की और राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक एकात्म मानववाद है, जिसमें मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृजित कानूनों के अनुरूप राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक वैकल्पिक संदर्भ दिया गया है। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आकस्मिक निधन हो गया। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।